Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 11 मई 2021 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आपको इसको डाउनलोड करना है। नाउ अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे। यह है हमारा आज का पहला आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मालूम होगा हाल ही में चाइना ने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। नाउ हुआ क्या था, देखो ये जो रॉकेट है जिस काम के लिए भेजा गया था इसने वो काम कर दिया, लेकिन जब ये वापस आ रहा था तो किसी वजह से हुआ ये अनकंट्रोल और ये अर्थ की तरफ यानी हमारी पृथ्वी की तरफ आता रहा। और 3-4 दिन से आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे कि ये आकर कहाँ पे गिरेगा कुछ नहीं पता। नाउ फाइनली ये गिर चुका है और ये कहाँ पर गिरा है आपको मालूम होना चाहिए, मालदीव्स में। मालदीव से थोड़ी सी दूर पर इंडियन ओशन में ये रॉकेट हो चुका है क्रैश। तो उसी के बारे में ये छोटा सा आर्टिकल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके नाउ यहाँ पर यही चीज बार बार बताई गई। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर है इंडिया का मैप, नीचे यहाँ पर देख पाओगे ये है मालदीव्स। तो यहीं पर पास में ये रॉकेट हो चुका है क्रैश, एक तरीके से यहाँ पर ये इंडियन ओशन में जाकर घुस गया है। नाउ ये देखो कुछ मालूम नहीं चला क्योंकि जो इसकी आने का तरीका था वो कुछ इस तरीके से था क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी आग लग चुकी थी और जो भी इसका डेब्रिस बचा था यानी जो भी कबाड़ था एक तरीके से वो सब यहाँ पर जो है जो मलबा था इसका वो गिरा है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो डेब्रिस है जैसे कि जो मलबा है इस रॉकेट का, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है जब ऊपर से आ रहा था तो इसके अंदर आग लग चुकी थी और ये काफी हद तक जल भी चुका था। नाउ किस काम के लिए गया था, देखोगे आप कि जो चाइना है वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है अंतरिक्ष में, तो वहीं पर उसका एक छोटा सा पार्ट छोड़ने गया था ये रॉकेट जिसका नाम है तियाने। और इसी टाइप के रॉकेट्स आने वाले टाइम पे हम लोग देख पाएंगे कि चाइना और भी छोड़ेगा। और यहाँ पर बोला यह जा रहा है, नासा ने भी इस चीज के ऊपर जो है सलाम किया चाइना को कि देखो ये रॉकेट कहीं और भी गिर सकता था जहां पर लोग रहते हैं और वहां पर काफी तबाही हो सकती थी। चलो वैसा हुआ नहीं, खैर। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे और बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जैसे कि सबसे पहली बात तो देखो जो चाइना है, जो चाइना का स्पेस स्टेशन है ये मिशन है ये साल 2022 में लोग कंप्लीट करेंगे और साल 2022 तक अभी भी ये लोग 10 और बहुत सारे रॉकेट ऐसे ही छोड़ने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस स्पेस स्टेशन को पूरी करेंगी। तो ये छोटा सा अपडेशन था, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ बढ़ते हैं आगे, आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। नाउ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि पे करी महाराणा प्रताप जी की बर्थ एनिवर्सरी पर, तो उसके बारे में बताया गया। और महाराणा प्रताप जी जिनका जन्म हुआ था 1540 में और डेथ हुई थी इनकी 1597 में, तो उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रताप सिंह जिनको यहाँ पर जाना जाता था महाराणा प्रताप सिंह के नाम से, मेवाड़ के किंग यहाँ पर जाने जाते थे। और जो आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का पार्ट है, जो मेवाड़ है राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये बोला जाता है कि ये एक एल्डेस्ट सन थे उदय सिंह सेकंड के, और उदय सिंह सेकंड यानी जिन्होंने उदयपुर सिटी को फाउंड किया था। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में बताया गया है जब इसको लड़ा गया था 18 जून 1576 में यानी 1576 में। किस किस के बीच में, महाराणा प्रताप जी और साथ ही साथ मुगल एम्परर्स के बीच में। तो इसका नतीजा क्या हुआ, मुगल्स जो है वो जीत चुके थे लेकिन फिर भी प्रताप जी एक वहां से आप कह सकते हो भाग आए थे। एक तरीके से इनको जो मुगल्स हैं वो पकड़ नहीं पाए। तो उसके बाद आप देख पाओगे वापस से ये जैसे ही चीजें रिलैक्स हुई यानी जो मुगल का प्रेशर था मेवाड़ पर वो जैसे ही कम होना चालू हुआ
उसके बाद फिर से प्रताप जी ने रिकवर किया वेस्टर्न मेवाड़ को, और उसके साथ बहुत सारे एरियाज जैसे कि कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंडा, और साथ ही साथ इसी पीरियड में इन्होंने एक नई कैपिटल बना डाली जिसका नाम था चौहान, जो आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न डूंगरपुर के पास में। ओके, नाउ इनके घोड़े का क्या नाम था आपको मालूम होगा, चेतक, जिसने काफी कुछ किया था, इसका भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। एट द लास्ट यहाँ पर बात करी गई है प्रताप गौरव केंद्र के बारे में। तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, आज के टाइम पर ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर टूरिज्म वगैरह देखने को मिलता है, टूरिस्ट लोग जाते हैं। कहां पर है? टाइगर हिल, और ये है राजस्थान के उदयपुर सिटी में। इसका मकसद ये है कि ये इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करवाए अबाउट द महाराणा प्रताप जी, तो मतलब इनके बारे में और आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिले, हिस्ट्री के बारे में पता चले, और ये सब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हेल्प से ये सारी चीजें बताई जाती हैं यहाँ पर। ओके, नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ के बारे में। तो सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया है एक नया मोबाइल ऐप जहां पर स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग वगैरह होती है या फिर स्टूडेंट्स को एक मेंटल अवेयरनेस देनी है, तो वो सब कुछ इस ऐप पर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे नया ऐप है जिसका नाम है सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ। इसको डिजाइन किया गया कौन से बच्चों के लिए? क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, ताकि जो काउंसलिंग के सेशंस होते हैं 10th से लेकर, वो सब यहाँ पर हो पाए। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे काउंसलिंग के सेशंस के लिए अब यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी आ चुकी है, बहुत आसानी से आप लोग घर पर बैठकर अपने पेरेंट्स के साथ इसको अटेंड कर सकते हो, एकदम सेफ होम एनवायरनमेंट के अंदर, घर में ही रहकर। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पर आपको पता ही है क्या हालत हो रही है, कोविड के सेकेंड वेव की वजह से क्या यहाँ पर हमको हालत देखने को मिल रही है। नाउ इस ऐप में लाइव काउंसलिंग सेशंस तो कंडक्ट होंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में आपको वो सेशंस देखने को मिल जाएंगे। जो भी ट्रेंड काउंसलर्स होंगे वो सब ये सेशन लेने वाले हैं। साथ ही साथ ये ऐप आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला है, एक तरीके से जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी। और किस तरह की इंफॉर्मेशन? मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको गाइडेंस चाहिए कि वो 10+2 यानी 12th के बाद क्या करे, तो वो इंफॉर्मेशन, वो सजेशंस दिए जाएंगे उसको। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी सारी टिप्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और वेलबींग के ऊपर बातचीत करी जाएगी, कोरोना से कैसे लड़ा जाए उसके ऊपर बातचीत की जाएगी, रैप सॉन्ग्स को लेकर यहाँ पे बातचीत की जाएगी। तो ये ओवरऑल चीजें होने वाली हैं इस ऐप के ऊपर। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है गोपाल कृष्णा गोखले जी के बारे में। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हुआ क्या है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने श्रद्धांजलि पे करी फ्रीडम फाइटर और एक सोशल रिफॉर्मर भी के नाम से भी जाने जाते हैं ये गोपाल कृष्णा गोखले जी। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को अभी किया गया है सेलिब्रेट। तो इसी के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि पे करी है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो गोखले जी एक मेंबर थे आईएनसी के 1889 में। साथ ही साथ ये कांग्रेस पार्टी के लीडर भी थे, और फिर उसके बाद 1905 में ये इलेक्ट करे गए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर उसके बाद इन्होंने एक लीड रोल प्ले किया जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि जो हमारे संविधान था उसके अंदर काफी सारे बदलाव आने हो चुके थे। तो यहाँ पर ये सब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू किया गया था। मतलब कि जो कृष्णा गोपाल आप कह सकते गोखले जी हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिला है हमें। साथ ही साथ ये मेंबर भी चूज करे गए। 1899 की बात है। तो ये जो गोखले जी थे इनको इलेक्ट किया गया टू द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और साथ ही साथ 1901 में इनको इलेक्ट किया गया इंपीरियल काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हो काफी इंपॉर्टेंस इनकी रही है। उसके बाद इन्होंने फॉर्म किया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, मतलब कि जो इंडियन सोसाइटी है उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो इसको फॉर्म किया गया इनके द्वारा पुणे यानी महाराष्ट्र में 1905 में।
कि जिस वजह से मतलब इसकी वजह से क्या हो सकता था, जो एजुकेशन है उसको बढ़ा सकते थे। साथ ही साथ जो सोसाइटी है ये मोबाइल लाइब्रेरीज को ऑर्गेनाइज करेगी, मतलब कि जो बुक्स हैं वो इधर उधर पहुंचाई जाएंगी, मोबाइल लाइब्रेरीज होगी जिससे कि लोगों के पास ये बुक्स आप कह सकते हो अवेल कर सके लोग। साथ ही साथ स्कूल्स को फाउंड किया गया और नाइट क्लासेस लाई गई फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, मतलब कि जो भी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उन लोगों को नाइट क्लास दी जाए, कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये सब स्टेप्स उठाए गए। उसके बाद जो रेनेड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स है 1908 में, इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को भी फाउंड किया। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ये सभी इंफॉर्मेशन आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको वहां पर डीपली जानने को मिलेगी, तो इससे अच्छा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। नाउ उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो हमारे गोखले जी हैं इनको बोला जाता है ये गांधी जी के मेंटर थे। तो ये सब चीजें इनकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर बताई गई कि गांधी जी को आप कह सकते हो जो गांधी जी के मेंटर थे ये गोखले जी थे, गांधी जी को गाइड किया करते थे। 1912 की बात है, गोखले जी साउथ अफ्रीका गए। क्यों गए? क्योंकि गांधी जी ने इन्विटेशन दिया था। साथ ही साथ इन्होंने आप कह सकते हो कि गांधी जी ने जो है पर्सनल गाइडेंस वगैरह रिसीव करी है गोखले जी से, और आप कह सकते हो नॉलेज हो गई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इंडिया से कुछ इश्यूज, बहुत सारी चीजें हैं जो कि गोखले जी ने खुद यहाँ पर समझाई थी गांधी जी को, तो उसके बारे में बताया। साथ ही साथ एट द लास्ट पॉइंट यहाँ पर यह बताता है हितावत के बारे में। तो ये क्या है? एक तरीके से ये इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर है जिसका नाम है हितावत। ये इसको पीपल्स पेपर भी बोला जाता है। 1911 में इस पेपर को लॉन्च किया गया था। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फिलहाल यूपीएससी में तो स्पोर्ट्स न्यूज नहीं पूछी जाती है, ये स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है, बट ये हर एग्जाम में पूछी जा सकती है एक्सेप्ट यूपीएससी। तो अगर हम बात करें साल 2021 के स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में, बेसिकली ये एक लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है। इसमें स्पेन के राफाल नाडेल, तो इनका नेम आया है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। साथ ही साथ एक टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है नाओमी ओसाका। ये टॉप विमेन्स ऑनर की तरह यहाँ पर इनको आप कह सकते हो गाइड जो है ट्रीट किया गया है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ जो जापान की ओसाका जी हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो टेनिस प्लेयर हैं, इनको ये सेकंड यूएस टाइटल इन्होंने जीता है। उसके बाद दूसरी तरफ बात करें नडाल की, तो नडाल ने जो रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड था 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स का, उसकी बराबरी कर डाली। और नडाल को मैंने आपको बताया कि टॉप आप कह सकते हो स्पोर्ट्समैन बन गए हैं 2021 के, तो यहाँ पर इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जर्मन सॉकर चैंपियन है जिनका नाम है बेर्न मोनिक, तो यहाँ पर आप कह सकते हो जिन्होंने लास्ट सेशन चैंपियन लीग जीता था। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि और भी लोग हैं जैसे कि ब्रिटेन फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन जिनका नाम है लुइस हैमिल्टन, ये एक एथलीट एडवोकेट आप कह सकते हो, इनको इस चीज का अवार्ड मिला। टेनिस लेजेंड है बिली जीन किंग, इनको अवार्ड मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, किसके द्वारा? लॉरेंस एकेडमी के द्वारा। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर दिए गए हैं, कुछ 4-5 नाम हैं जिनके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। आपसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी में बहुत कम इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ कुछ हटकर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखो यहाँ पे क्या बात है, क्योंकि ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये मैं कोशिश करता हूँ कि 8 से 10 आर्टिकल्स लूँ और ये सभी एग्जाम्स को हिट करते हो, तो उन आर्टिकल्स को लिया जाए। ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी के ऊपर ज्यादा फोकस करके यह वीडियो बनाई जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ आर्टिकल्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है ये एक एनुअल अवार्ड सेरेमनी है जो कि यहाँ पे अवार्ड देती है किसी इंडिविजुअल को या फिर कोई टीम हो गई, दुनिया भर से जो स्पोर्ट्स है, दुनिया भर के जो स्पोर्ट आप देखने को मिलेगा उसके अंदर से चूज करते हैं ये लोग। साथ ही साथ इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1999 में लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के द्वारा। ओके, नाउ आते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये अगेन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए एक नया ड्रग बना लिया गया है जिसका नाम है एक्सोसीडी24। और यहाँ पे आप देख पाओगे आज के टाइम पर इंडिया के अंदर बात करें, इनफैक्ट दुनिया भर में बात करें, तो कोविड के केसेस काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी बीच में जो इजराइल का तेल एविव इचलियोव, ये एक मेडिकल सेंटर है
इन्होंने सक्सेसफुली एक ट्रायल कंडक्ट कर चुके हैं ये लोग, और इन्होंने एक मेडिसिन, एक कह सकते हो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट निकाल चुके हैं। अगर छोटे मोटे सिम्टम से लेकर साथ ही साथ कोई सीरियस केस है तो वो भी इंसान इस कोरोना वायरस से रिकवर कर सकता है इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये ट्रीटमेंट है, और यहाँ पर इस ट्रीटमेंट का जो नाम है वो है एक्सो CD24 सब्सटेंस, जो कि यहाँ पे इसका ट्रायल किया गया और लगभग 30 मरीजों के ऊपर ट्रायल करा गया, जिसमें से आप कह सकते हो इनकी कंडीशन काफी खतरनाक थी, काफी वर्स्ट कंडीशन थी, और 30 के 30 ये रिकवर कर गए इस मेडिसिन को लेने के बाद, जिसमें से जो 29 लोग थे वो 3 से 5 दिन के अंदर ही रिकवर कर चुके थे। नाउ जो ये मेडिसिन है, ये ऐसा आप कह सकते हो ये आप ये बोलती है कि जो साइटोकिन स्टॉर्म होता है उससे लड़ती है। अब यानी कि देखो, जो इम्यून ओवर रिएक्शन हो जाता है, जो इम्यून सिस्टम है उसका ओवर रिएक्शन देखने को मिल जाता है, जहां पे बॉडी स्टार्ट कर देती है अपने बॉडी के खुद के सेल्स और टिश्यूज के ऊपर अटैक करना। हालांकि उसे लड़ना चाहिए वायरस से, लेकिन वो बॉडी खुद के अपनी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज के ऊपर अटैक करना चालू कर देती है, तो उस चीज से लड़ने में मदद करता है। और यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन देखने को मिलता है कोविड-19 से, तो ये भी काफी बड़ा आप कह सकते हो मेडिसिन बन सकती है आने वाले टाइम पर। ये बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर कवर करी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पर अगेन बात करी गई है एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, जिनका नाम है रघुनाथ मोहापात्रा। तो ये काफी पॉपुलर स्कल्प्टर थे, ठीक है, जो आप कह सकते हो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, और राज्यसभा मेंबर पद्म भूषण रघुनाथ मोहापात्रा, इनकी डेथ हो गई है। कोविड-19 का ट्रीटमेंट चल रहा था इनका, तो आप कह सकते हो कोविड की वजह से इनकी कहीं ना कहीं डेथ हुई है। साथ ही साथ अगर हम इनके बारे में पढ़ें तो जो रघुनाथ मोहापात्रा जी हैं, जिनका पिक्चर आप लोगों ने अभी पहले देखा था, इनका जन्म और यहाँ पे डेथ बताई गई है, इसे छोड़ दो। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आर्किटेक्ट थे, स्कल्प्टर थे, और साथ ही साथ एक नॉमिनेटेड मेंबर भी थे राज्यसभा के। इनको नॉमिनेट करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एज अ मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशन, जिसको हम लोग ICCR बोलते हैं। तो इसके भी ये कहीं ना कहीं मेंबर थे साल 2000 में। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे, जैसे कि पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था साल 2013 में, पद्म भूषण दिया गया 2001 में, पद्मश्री दिया गया 1976 में, 1976 में, और नेशनल अवार्ड फॉर स्कल्पचर दिया गया 1964, 1964 में। ओके, नाउ यहाँ पे एट द लास्ट हम बात करेंगे, एक छोटा सा आर्टिकल है कि जो आसाम के नए CM आ चुके हैं, जिनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। तो आप देख पा रहे होंगे, आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको आसाम देखने को मिलेगा, तो वहीं से ये बिलोंग करने वाले नए चीफ मिनिस्टर। और आपको क्या ध्यान रखना है, ये आसाम के 15वें चीफ मिनिस्टर हैं। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली, तो आपको उसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ मैप में हम लोग देखेंगे आसाम को, ये आसाम है कहाँ पर, तो आप देख पाओगे ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप देख पाओगे इस पर्टिकुलर रीजन में आपको आसाम देखने को मिलेगा। नाउ आप कहोगे सर ये तो ईस्टर्न साइड है, नॉर्थ ईस्ट का है। नहीं यार, मैं आपको चलो थोड़ा सा मैप के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये ऊपर आप लोगों को कौन सा साइड देखने को मिलेगा, ये नदर्न साइड देखने को मिलेगा, और नीचे आपको देखने को मिलेगा साउथ, और इधर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट, इधर आपको देखने को मिलेगा ईस्ट, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो ये वाला, ये तो ईस्ट में आया ही नहीं, ये तो नॉर्थ और ईस्ट के साइड में आया है, तो जिसको हम लोगों ने बोला है नॉर्थ ईस्ट, और इस साइड को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न। ओके, तो यहाँ पर ये सब जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। ओके, नाउ उसके बाद ये वाला एरिया कौन सा है, तो ये वाला एरिया कहलाता है नॉर्थ वेस्ट। ओके, नाउ उसके बाद नीचे ये वाला एरिया क्या कहलाता है, साउथ वेस्ट, और ये वाला जो एरिया है इधर वाला, ये क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। ओके, तो ये कुछ मैपिंग डायरेक्शंस हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोग को सभी आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ गाइज, अगर आप लोग को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी क्वेरीज होती है, तो वहां पर जाकर मुझसे पूछ लेना। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।